जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, बट हौसलों के साथ किस्मत को बदलने में भी वक्त लगता है। सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दी बंसल क्लासेस एंड माय नेम इज मीनाक्षी नागर। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज दी क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट हमारे बायोलॉजी का 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, जो कि आज की क्लास में हम उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने वाले हैं। सो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्टली क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में इंट्रोडक्शन के साथ। देखो, क्रॉप्स क्यों जरूरी है? क्रॉप्स क्यों जरूरी है? क्रॉप से हमें क्या मिलता है बेटा? न्यूट्रिशन। क्या मिलता है हमें क्रॉप से? न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन के बेसिस पे हमारे पास 2 टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं। मेजरली हम डिवाइड करते हैं इनको 2 टाइप्स में। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो एक तो आ गई हमारी क्रॉप्स, यानी कि वो क्या है? हमारे प्लांट्स। क्या है वो? प्लांट्स। या फिर मैं बात करूं एनिमल्स के बारे में, तो उनको न्यूट्रिशन किस टाइप का मिलता है? सो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास न्यूट्रिशन 2 टाइप्स का है बेटा। फर्स्ट है हमारा ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड है बेटा हमारा हेटेरोट्रॉफिक, यानी कि ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास 2 टाइप का न्यूट्रिशन प्रेजेंट है। सो बच्चों, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स क्या है? देखो यहाँ पे ऑटो मीन्स होता है सेल्फ एंड ट्रॉफिक मीन्स है हमारा न्यूट्रिशन, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना न्यूट्रिशन खुद से बना लेते हैं या जो अपना फूड खुद से बना लेते हैं। एंड यहाँ पे हेट्रो मीन्स होता है अदर एंड ट्रॉफिक मीन्स क्या हो गया बेटा? वापस से हमारा न्यूट्रिशन, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं। सो फर्स्टली मैं बात करती हूँ कि सेल्फ न्यूट्रिशन किस में प्रेजेंट होता है? ये होता है हमारे प्लांट्स में। आप लोगों ने सुना होगा कि प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं। मैं इतना आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि हम पढ़ने ही क्या वाले हैं कि हमारे क्रॉप्स में हमारे प्लांट्स के ग्रो करने के लिए क्या क्या मैनेजमेंट जरूरी है। सो बच्चों, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है, इसमें हम बोल सकते हैं कि दे ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। और इनके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? ऑल ग्रीन प्लांट्स। एंड अगर मैं बात करती हूँ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में देखिए बेटा, अदर न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन के लिए जो दूसरों पे डिपेंड्स है। सो हम क्या बोल सकते हैं? डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर फूड या फिर न्यूट्रिशन। और एग्जाम्पल्स क्या हो गए? एनिमल्स, ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। हम लोग भी तो क्या करते हैं? इन पे ही, प्लांट्स पे ही तो डिपेंड है, तभी तो हम क्रॉप का प्रोडक्शन कराएंगे, क्योंकि हमें उससे क्या मिलेगा? फूड मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा। सो बच्चों, ये बेसिक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि हमारे प्लांट्स जो होते हैं वो खुद का खाना खुद बना लेते हैं, बट उनको खाना बनाने के लिए, उनकी प्रोडक्टिविटी के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना होता है, उनका मैनेजमेंट क्या रहने वाला है, ये सब की डिस्कशन हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। सो आ जाइए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चर। देखिए, एग्रीकल्चर क्या होता है? यहाँ पे एक होता है बेटा एगर, ये वाला, ठीक है? एगर मीन्स हो गया हमारा फील्ड, एंड एक होता है जो कल्चर मीन्स होता है बेटा कल्टीवेशन। कल्चर मीन्स क्या होता है? कल्टीवेशन, यानी कि फील्ड में अगर हम प्लांट्स का कल्टीवेशन कराते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर। देखिए इधर, एग्रीकल्चर इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड कहाँ से मिल रहा है हमें? प्लांट से। फाइबर्स एंड मेनी अदर डिजायर्ड प्रोडक्ट्स बाय द कल्टीवेशन ऑफ सर्टेन प्लांट्स
एंड द रेजिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। एग्रीकल्चर में हम ओनली प्लांट्स कल्टीवेशन या क्रॉप कल्टीवेशन को ही इंक्लूड नहीं करते हैं, हम उसमें और भी हमारे ब्रीडिंग एनिमल्स को भी, हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स को भी, जिससे कि हमें मिल्क, घी, बटर या अदर टाइप्स का जो भी हमें प्रॉफिट हो रहा है या फूड मिल रहा है, हम उस सबको किस में लेते हैं बेटा? एग्रीकल्चर में। यानी कि अगर मैं फील्ड की बात कर रही हूँ, यहाँ पे अभी मैं खेती करने जा रही हूँ, क्रॉप्स की बात कर रही हूँ, तो वो भी क्या हो गया हमारा? एग्रीकल्चर। जहाँ पे हम क्रॉप्स प्रोडक्शन करवाते हैं उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर लैंड। तो यानी कि एग्रीकल्चर से ही क्या हो गया? हमें वो प्रॉफिट हो रहा है जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है, जिससे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहे हैं। सो बच्चों, ये हो गया एग्रीकल्चर। एंड नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं हमारा मेन टॉपिक, दैट इज दी क्रॉप्स। दैट इज दी क्रॉप्स। देखो बच्चों, क्रॉप्स की अगर मैं बात करती हूँ तो क्रॉप्स में सबसे पहले मैं यहाँ पे इंक्लूड करूंगी प्लांट्स को। क्या इंक्लूड करूंगी? प्लांट्स को। अब देखो, प्लांट्स तो मेरे पास बहुत सारे होते हैं, मेरे घर में भी प्लांट्स है, रोज प्लांट, जास्मिन प्लांट, मनी प्लांट, पता नहीं कितने टाइप के प्लांट्स। मैं अगर कहीं सड़क पे घूमने निकल रही हूँ, मेरे पास वहाँ भी प्लांट्स होते हैं। कोई माउंटेन एरिया में जा रहे हैं तो वहाँ भी प्लांट्स हैं। तो क्या ये इतने जो प्लांट्स है, इन सभी प्लांट्स को मैं क्रॉप्स बोल सकती हूँ क्या? नहीं, मेरा आंसर होगा नो। वो क्यों नहीं बोल सकती, वो हम इसमें देख रहे हैं कि क्रॉप क्या है और प्लांट क्या है। प्लांट तो हो गया कि हमने हमारे घर में किसी प्लांट को ग्रो करा दिया, ठीक। क्रॉप की जब मैं बात करूंगी तो वहां पे मैं बोलूंगी सेम काइंड ऑफ प्लांट्स, यानी कि एक ही तरह के बहुत सारे प्लांट्स जिनको मैं एक बड़े एरिया में ग्रो कराती हूँ, दैट इज दी क्रॉप। वो क्या है? मेरी क्रॉप। मैंने घर पे 2-4 वीट के प्लांट लगा दिए, मुझे उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इतना सा तो सीड्स निकलेगा, ना तो मैं उसको यूज कर पाऊंगी, ना ही वो मेरे और किसी इकोनॉमिक प्रॉफिट में काम आने वाला है। और हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम क्रॉप प्रोडक्शन करवा ही क्यों रहे हैं? क्योंकि उससे हमें इकोनॉमिकल बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं एंड हमारे वो फूड में भी काम आ रहा है। सो बच्चों, क्रॉप क्या हुई? When plants of same kinds are grown and cultivated at one place on a large scale। क्या बोला है इसमें? लार्ज स्केल। यानी कि एक ही तरह के प्लांट्स को अगर हम एक प्लेस पे लार्ज स्केल में ग्रो कराते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? क्रॉप्स। अब क्रॉप्स तो आप लोग जानते ही होंगे, हमारे पास क्रॉप्स के क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? मेज है, व्हीट है, राइस है, सोयाबीन है, मस्टर्ड है, वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हमारे पास होती है और आप लोग भी इसे बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है? देखो, हमारे पास क्रॉप्स जो है वो कितने टाइप्स की होती है? मेजरली हम इनको 2 टाइप्स में ही डिवाइड करते हैं, बट मैं यहाँ आपको 3 टाइप्स बताने वाली हूँ। फर्स्ट है हमारा खरीफ क्रॉप्स, सेकेंड है हमारा राबी क्रॉप्स एंड थर्ड होता है बेटा हमारा जैद क्रॉप्स। इन क्रॉप्स को जो डिवाइड किया गया है वो हमारे सीजन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। अगर हमारे इंडिया में हम 2 ही सीजन को काउंट करते हैं, सर्दी और एक बारिश वाला, यानी कि थोड़ा वो गर्मी वाला, तो हम यहाँ पे विंटर और समर 2 टाइप्स में अगर डिवाइड करें हमारे सीजन को तो हम ओनली खरीफ एंड रबी की ही बात करेंगे। बट मैं यहाँ पे एक जो समर, रेनी सीजन एंड हो गया हमारा विंटर सीजन, तीनों सीजन्स को ही इंक्लूड करके उस हमारी क्रॉप्स को डिवाइड करती हूँ, तो वो है हमारी 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। फर्स्ट इज खरीफ क्रॉप्स। देखिए बच्चों, खरीफ क्रॉप्स क्या होती है? इन खरीफ क्रॉप्स को हम मानसून क्रॉप्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉनसून क्रॉप। मॉनसून क्रॉप क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हमारा रेनी सीजन चलता है, अब रेनी सीजन कौन सा हो गया? ये अभी क्या चल रहा है? जून टू अगस्त वाला सीजन क्या होता है? रेनी सीजन।
तो इसी सीजन में इन वाली क्रॉप्स को ग्रो कराया जाता है, क्योंकि इन्हें ग्रो करने के लिए वाटर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये ज़्यादा वाटर होगा तभी ये क्या कर पाएगी, अच्छे से ग्रो कर पाएगी। तो हमने इसको क्या बोल दिया, मॉनसून क्रॉप्स या मॉनसून सीजनल क्रॉप्स। तो इनका जो ग्रोविंग टाइम है या सीड सोविंग टाइम है, जब हम इनको ग्रो कराना स्टार्ट करते हैं, सीड्स को हमारे फील्ड में डालते हैं, सोविंग कराते हैं, तो वो टाइम कौन सा हो गया हमारा, जून टू जुलाई। ये जून जो लिखा है जून टू जुलाई। एंड हमारा जब हम उसे कल्टीवेट कर लेते हैं, जब हमारी जो क्रॉप्स है वो क्या हो जाती है, पूरी मैच्योर हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं कल्टीवेशन। तो वो कल्टीवेशन टाइम क्या हो गया बेटा हमारा, सितंबर। क्या हो गया, सितंबर। ठीक है। सो नॉन एज खरीफ क्रॉप्स, यानी कि देखो बच्चों, द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द मॉनसून सीजन इन द मंथ ऑफ जून टू सितंबर आर नॉन एज खरीफ क्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल, इस सीजन में कौन कौन सी क्रॉप ग्रो कराई जाती है, मेज, ग्राउंडनट, कॉटन, मिलेट। क्या है बेटा, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सब कौन सी क्रॉप है हमारी, खरीफ क्रॉप यानी कि मॉनसून क्रॉप्स। एंड सेकंड आता है बेटा हमारे पास राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स को हम विंटर सीजन में ग्रो कराते हैं, यानी कि ये कौन सी क्रॉप हो गई हमारी, विंटर क्रॉप्स। द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन द विंटर सीजन एंड हार्वेस्टेड इन द स्प्रिंग। और हम इनको कब काट देते हैं, जब स्प्रिंग आता है, हमारा पतझड़ वाला मौसम आता है, वो कौन सा होता है, मार्च टू अप्रैल। यानी कि इस वाला जो राबी क्रॉप्स है, इसका ग्रोविंग एंड कल्टीवेटिंग टाइम क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास अक्टूबर टू मार्च अप्रैल, अक्टूबर टू मार्च अप्रैल। इस टाइम में हमारी राबी वाली जो क्रॉप है वो क्या हो जाती है, रेडी हो जाती है। ठीक है। सो द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन द विंटर सीजन एंड हार्वेस्टेड इन द स्प्रिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स। और हम इसको क्या बोलते हैं, विंटर क्रॉप्स। क्या बोलते हैं बेटा, विंटर क्रॉप्स। ओके, एग्जाम्पल देखिए, वीट, पी, ग्राम, मस्टर्ड। वीट, पी, ग्राम, मस्टर्ड आपकी पल्सेस जो होती है, दालें भी हमारे पास डिफरेंट टाइप की दालें होती है, मसूर दाल, चना दाल, मूंग दाल। तो ये सब कब ग्रो होती है बेटा, हमारे सर्दी वाले सीजन में, यानी कि ये कौन सी क्रॉप है, राबी क्रॉप्स। ओके। सो अब हम यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा क्रॉप्स पढ़ रहे हैं, दैट इज द जैद क्रॉप्स। सच क्रॉप्स आर ग्रोन बिटवीन द खरीफ एंड राबी सीजन। कब ग्रो होगी ये, इन दोनों सीजन के बीच में वाले टाइम में। वो बीच वाला टाइम कौन सा हो गया, भयानक गर्मी वाला टाइम, समर सीजन। ठीक है। बिटवीन मार्च एंड जून, देखो मार्च में हमने इस वाली क्रॉप्स को क्या कर लिया था, कल्टीवेट कर लिया था। ओके। एंड जून टू जुलाई में हमारा वापस से रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है, तो हम वापस किसको ग्रो करा देंगे, हमारी खरीफ क्रॉप्स को। यानी कि हमारे पास यहाँ पे 2 से 3 मंथ्स जो है उनमें भी हम किसी क्रॉप को ग्रो करा सकते हैं एंड हमारा बेनिफिट कर सकते हैं। सो हमने क्या किया, वहाँ पे कौन सी क्रॉप ग्रो कराई, कुकुम्बर, पंपकिन, बिटर गार्ड, वाटरमेलन, जिनमें आप जानते हो ना ये फ्रूट्स होते हैं जिनमें क्या होता है, वाटर कंटेंट हाई होता है। वाटरमेलन, कुकुम्बर, मस्क मेलन, ये सभी हमारे वो फ्रूट्स हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, विंटर सीजन में ग्रो करा सकते हैं। और इन सभी क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं, जैद क्रॉप्स। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब इन सब क्रॉप्स को ग्रो कराने के लिए हमें क्या क्या प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस मीन्स यानी कि पहले हमें कुछ करना होगा, उन्हें कुछ क्या बोल सकते हैं हम कि कुछ अच्छे से उन्हें नेचुरल चीज़ें प्रोवाइड करानी होगी, तभी तो वो ग्रो करेगा। जैसे कि मैं बात करूं कि एक छोटा बच्चा होता है, हम उससे अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, तो वो क्या होता है, बड़ा होके एक अच्छा सक्सेसफुल इंसान बनता है। वैसे ही हम भी क्या चाहते हैं कि हम जब भी
हमारे सीड शो करें तो हम क्या करें, हमारी सोइल से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें, ताकि हमारी जब भी हमारी क्रॉप्स ग्रो हो तो वो मैच्योर प्लांट्स हमें बहुत अच्छे से मिले, हमें बहुत बेनिफिट हो, यही हम चाहेंगे। तो बेटा इसमें हम इसको बोलेंगे कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हमारे पास क्या क्या होती है। सो फर्स्टली देखिए, प्रिपरेशन ऑफ सोइल, हम क्या करेंगे, पहले सोइल की प्रिपरेशन करेंगे, यानी कि उसको बढ़िया से उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एक्सचेंज करेंगे, एक्सचेंज मीन्स उनको उलट पलट कर देंगे, उनके जो सोइल है जो कि हार्ड हो चुके हैं उसमें थोड़ा वाटर को इंक्लूड कर देंगे एंड उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स को मिक्स कर देंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम सीड सोविंग कर देंगे। सीड सोविंग के बाद क्या आएगा, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, हम क्या करेंगे, हमारी क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट्स देंगे तो हम मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स को ऐड करेंगे। नेक्स्ट हो गया हमारा इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स क्या होता है, वाटर सप्लाई, हम जो क्रॉप्स को वाटर सप्लाई करते हैं उसे हम बोलते हैं इरिगेशन। नेक्स्ट आ गया प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स जो होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें वीडिसाइड्स क्या क्या देने हैं, या फिर हमें कौन से ट्रेडिशनल टूल्स का यूज़ करके हमें वीड्स को हटाना है, ठीक है। या फिर इसमें हम बात करेंगे कि कुछ पेस्टिसाइड्स वगैरह, कुछ इंसेक्ट वगैरह लग गए तो इंसेक्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ करके हम हमारी क्रॉप्स को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, वो प्रैक्टिसेस भी हम इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है, जब हमारी क्रॉप मैच्योर हो गई और उस क्रॉप को अब हमें क्या करना है, कट करना है और सीड्स को निकाल लेना है, दैट इज दी हार्वेस्टिंग। और जब हमारे सीड्स हमारे पास आ जाते हैं तो हम उसका क्या कर लेंगे, स्टोरेज। और स्टोरेज भी उसमें भी हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है या क्या क्या रूल्स उसके लिए हमें फॉलो करने चाहिए, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो बच्चों, अब फर्स्ट हम क्या स्टार्ट करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सोइल। प्रिपरेशन ऑफ सोइल, देखो सोइल को हम प्रिपेयर कैसे करें। फर्स्टली यहाँ पे बात आएगा कि सोइल की बात कर रही हूँ, हमें क्या करना है, देखो क्रॉप्स ग्रो करा के क्या होता है ना, हमारी सोइल का जो न्यूट्रिएंट्स है वो न्यूट्रिएंट्स क्रॉप क्या कर लेती है, पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि जो सोइल की सबसे ऊपर वाली लेयर है उसके न्यूट्रिएंट्स में कमी आ जाती है। तो हमें क्या करना है, सोइल को टर्न कराना है, उलट पलट करना है। तो ये जो टर्निंग है ये भी हमें किस वाले में करनी है, प्रिपरेशन ऑफ सोइल में, यानी कि जब हम सीड शो नहीं करेंगे उससे पहले ही हमारी पूरी सोइल तैयार हो जानी चाहिए। तो उसमें फर्स्ट क्या आ जाएगा, हमारा टर्निंग। समझ में आया टर्निंग क्यों करेंगे, कि ऊपर का जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारी सॉइल में कम हो गए हैं, अब हम उसको मिट्टी को, सॉइल को क्या कर देंगे, पलट देंगे एंड हम करेंगे इसको लूजनिंग। लूजनिंग क्यों करना है भाई, लूज क्यों बनाना है सॉइल को, क्योंकि उसमें एयर का जो एक्सचेंज है वो अच्छे से हो जाए। तो हमें, क्योंकि प्लांट्स को भी एयर चाहिए ना, तो वो क्या करेगी, जब हमारी सॉइल थोड़ी लूज हो जाएगी तभी वहाँ से क्या होगा, एयर का एक्सचेंज होगा। समझ में आया। नेक्स्ट, टिलिंग और प्लोइंग इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द सॉइल मेकिंग इट सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। टिलिंग और प्लोइंग इज द प्रोसेस, इसमें क्या करना है हमें, देखो ये लूजनिंग और टर्निंग करने के लिए हमें एक इम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ती है, वो होता है हमारा प्लो। और उस प्लो से ही हम क्या करेंगे, ये लूजनिंग टर्निंग वाली प्रोसेस करते हैं। सो उसको हम बोलते हैं प्लोइंग। टर्निंग द सॉइल मेकिंग इट सूटेबल फॉर द प्लांट ग्रोथ, जिससे क्या हो, ये हमारी प्लांट ग्रोथ के लिए सूटेबल होगा। नेक्स्ट, प्लो, हो एंड कल्टीवेटर आर टूल्स यूज्ड फॉर सॉइल प्रिपरेशन। हम कौन कौन से टूल्स यूज करेंगे सॉइल प्रिपरेशन के लिए, देखो फर्स्ट हो गया हमारा बेटा प्लो। ये प्लो कैसा होता है, देखो ये जो भी आपको इम्प्लीमेंट्स दिख रहे हैं ये पूरा इम्प्लीमेंट बना हुआ होता है बेटा वुड से, किससे, लकड़ी से, वुड से, ठीक है। इसमें आपको ये लंबा वाला जो डंडा दिख रहा है ये क्या है, प्लो शाफ्ट, और यहाँ पे ये ट्राइंगुलर शेप का जो आगे वाला पार्ट दिख रहा है ये बना हुआ होता है हमारा, कभी वुड से भी होता है या फिर हम ये यहाँ पे बना हुआ होता है बेटा आयरन का, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्लोशेयर। क्या बोलेंगे, प्लोशेयर। यानी कि हमारे पास टू पार्ट्स हो गए, प्लो शाफ्ट एंड प्लोशेयर, ठीक है। देखो बट ये वाला जो मेथड है ये ट्रेडिशनल मेथड है।
ये वाला मेथड कैसा है? ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड्स मीन्स क्या हो गया कि पुराने टाइम पे चलते थे, अभी हम इनको यूज नहीं करते हैं, ना इसको यूज करते हैं ना ही इसको यूज करते हैं। ये जो हो होता है ये भी हमारा पूरा इसी तरीका का होता है, बट ये बना किससे होता है बेटा? आयरन से, आयरन से कंपोज्ड होता है। ठीक है, इन दोनों को यूज में लाने के लिए हमें नीड होती है एनिमल्स की। किसकी नीड होती है हमें? एनिमल्स की। ठीक है, एंड ये जो हमारा प्लो हम देख रहे हैं बेटा, ये है ना बुल के द्वारा चलाया जाता है, हमारे बेलों के द्वारा चलाया जाता है। तो इन दोनों को हम ट्रेडिशनल इम्प्लीमेंट्स मानते हैं, अभी इनको हम ऑलमोस्ट यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि देखो इतना छोटा है, प्लस चलाया किससे जाता है? एनिमल से। तो ये जो एनिमल से चलेगा तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। एक दिन में अगर हमें बहुत बड़े फील्ड की प्लॉइंग करनी है तो वो हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है, और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, प्लस लेबर भी यूज़ होती है। लेबर, उसको बेल को चलाने वाला पीछे कोई चाहिए ना, और उसके अलावा क्या होगा कि इतना सा है ये, कितना ही पार्ट को टर्न करता हुआ चलेगा, कितने ही पार्ट को लूज करता हुआ चलेगा। यानी कि हम डायरेक्टली बोलेंगे कि क्या है ये, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, सो हम इन दोनों का यूज़ अभी नहीं करते हैं। अब बात आती है हमारे किसकी? कल्टीवेटर की। ये जो कल्टीवेटर है बेटा, इसको अटैच्ड किया जाता है हमारे ट्रैक्टर से। किससे? ट्रैक्टर से। अब ट्रैक्टर तो क्या हो गया? एक तरीके की मशीन हो गई, उसमें एक ही इंसान की जरूरत है, एक ही लेबर की जरूरत है। वो क्या करेगा? ट्रैक्टर चलाएगा, और इसके पीछे ये वाले जो ट्राइंगुलर आपको पार्ट्स दिख रहे हैं, ये क्या करते हैं? इस तरह से हमारी सॉइल को बिल्कुल डेप्थ में जाके और क्या कर देते हैं? टर्न कर देते हैं और सॉइल को लूज कर देते हैं। सो हमने अब मॉडर्न मेथड्स या मॉडल इम्प्लीमेंट हम क्या यूज करते हैं? मॉडर्न कल्टीवेटर यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब हमारी सॉइल तैयार हो गई भाई, सॉइल क्या हो गई? तैयार हो गई। अब हम इसमें शोविंग करा देते हैं। हाँ, एक बात और है कि अगर देखो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमने लूजनिंग टर्निंग की है, बट अगर हमारी सॉइल बहुत ज़्यादा हार्ड हो तो हमें उसमें वाटर कंटेंट भी ऐड करना चाहिए, जिससे कि उसका टेक्सचर बना रहे और उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर भी बना रहे। सो हम उसमें क्या कर सकते हैं? शोविंग से पहले भी एक बार उसमें हम वाटर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा हमारा सोविंग। देखो सोविंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द सीड्स इनटू द सॉइल इज कॉल्ड सोविंग। पुटिंग द सीड्स इनटू द सॉइल, सॉइल में सीड्स को पुट करना, ये प्रोसेस हो गई हमारी सोविंग। हाई क्वालिटी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। हमें कैसे सीड्स का सिलेक्शन करना चाहिए? देखो मैं बता देती हूँ आपको। सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सिलेक्शन ऑफ सीड्स, किस टाइप के सीड्स का सिलेक्शन करना चाहिए हमें? फर्स्ट हम लिखेंगे बेटा क्या? हाई क्वालिटी, हाई क्वालिटी। ओके, देखो हाई क्वालिटी कैसे? दिखने में एकदम जबरदस्त, शाइन वाले, मोटे से, उसमें न्यूट्रिएंट्स हो, होलो नहीं दिखने चाहिए। ऐसे सीड्स कैसे होंगे? हाई क्वालिटी वाले सीड्स। नेक्स्ट क्या होगा? जिनकी प्रोडक्टिविटी हाई हो, जिनकी प्रोडक्टिविटी हाई हो, यानी कि वो हमें क्या दे सके? हाई यील्ड दे सके, हाई प्रोडक्शन दे सके। ठीक, नेक्स्ट एक तो हमारे पास ऐसे सीड है जो कि क्या करें? बहुत ही कम प्रोडक्शन दे रहे हैं, जबकि हमें तो ऐसे सीड्स चाहिए ना जिससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। सो हमें कैसे सीड्स की ज़रूरत होती है? हाई सीड्स की। ठीक है, जो कि हमें हाई यील्ड दे, हाई प्रोडक्शन दे, हाई प्रोडक्टिविटी दे। नेक्स्ट क्या बात करें? कुछ ऐसे सीड्स होने चाहिए जो कि डिजीज फ्री हो। हमारा प्लांट्स जब ग्रो करे तो उसमें ज़्यादा डिजीज ना लगे, तो यानी कि कैसे सीड्स होने चाहिए बेटा? डिजीज फ्री, डिजीज फ्री सीड्स होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक और आप एक्टिविटी करके देख सकते हो। हम क्या करें? एक बीकर ले, इस बीकर में हम क्या कर दें? वाटर यहाँ पे फिल कर दें। अब इसमें क्या करूं? मैं कुछ सीड्स को डाल दूं। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया? सीड्स को इसमें डाल दिया।
ठीक। अब इससे क्या होगा बेटा, ये गाँव में आज भी करते हैं, विलेज में चलती है ये प्रोसेस आज भी। तो हम इसमें क्या करें, देखो जैसे ही मैंने सीड्स डाले तो जो सीड्स न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होंगे, न्यूट्रिएंट्स उनके पास प्रॉपर होगा, जिनमें थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि वेट ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वो वाले सीड्स कहाँ चले जाएंगे, ऐसे बॉटम में। कहाँ चले जाएंगे, बॉटम में, ठीक है। बट वो सीड्स जो कि अंदर से होलो होंगे, उन्हें कोई इंसेक्ट्स वगैरह खा चुका है, उनका न्यूट्रिएंट्स खत्म हो चुका है, ओनली उनके पास क्या बची है, कवरिंग बची है, तो उन सीड्स को हम कैसे बोलते हैं, होलो सीड्स। वो होलो सीड्स कहाँ फ्लोट करने लग जाएंगे, ऐसे हमारे वाटर की सरफेस पे। तो यानी कि ये जो होलो सीड्स है ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है। ये जब ये होलो है, न्यूट्रिएंट से नहीं है, तो क्या ही हमारे प्लांट्स को अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें कौन से सीड्स यूज करेंगे फिर हम, जो हमारे बॉटम में सीड्स हैं, जिनका वेट अच्छा खासा है और ये क्या है, इनके पास न्यूट्रिएंट्स भी हाई है। तो हमें फिर कौन से वाले सीड्स यूज करेंगे हम, ये जो हमारे बॉटम में जो सीड्स है, और इन सीड्स को हम निकाल के फेंक देंगे, ठीक। सो ये हो गई हमारी एक्टिविटी। सो नेक्स्ट देखिए, हमें हाई क्वालिटी सीड्स यूज करने चाहिए और हमें उसका सिलेक्शन कैसे करना चाहिए ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए बेटा, द प्रोसेस ऑफ, ये तो हो ही गया हमारा। नेक्स्ट, सोविंग के लिए हमें कौन कौन से टूल्स की जरूरत होती है। टूल्स लाइक ट्रेडिशनल फनल और मॉडर्न सीड ड्रिल आर यूज्ड फॉर सोविंग। प्रॉपर सीड्स स्पेसिंग एंड डेप्थ आर एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल जर्मिनेशन। ये लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्यों है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर हम सीड्स की सोविंग करा रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कि एक तो हमारे पास स्पेस प्रॉपर हो, यानी कि जो बिटवीन की स्पेस है, मान लो इधर एक रो चल रही है, इधर एक रो चल रही है, तो उनकी बिटवीन की जो स्पेस है वो प्रॉपर होनी चाहिए। क्यों प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी सप्लाई सभी सीड्स को या सभी प्लांट्स को प्रॉपर और अच्छी तरीके से मिल सके। नेक्स्ट, हमें क्या करना है, डेप्थ तक हमारा सीड जाना चाहिए। क्या है, देखो डेप्थ तक हमारा सीड्स पुट होना चाहिए, जिससे क्या होगा, उसको न्यूट्रिएंट्स अच्छे से मिलेंगे। या फिर जो हम सीड डालते हैं अगर वो ऊपर होगा तो बाहर से कोई भी बर्ड्स वगैरह आके उसको ईट ना कर ले, उसको खा ना ले या उन्हें हार्म ना कर दे। तो हमें क्या करना है, प्रॉपर डेप्थ तक उसको पुट करना है एंड प्रॉपर स्पेस में उसको ग्रो कराना है, जिससे कि हमें क्या मिलेगा, सक्सेसफुल जर्मिनेशन। इससे हमारे प्लांट्स का जर्मिनेशन कैसा होगा, सक्सेसफुल। नेक्स्ट देखिए, टूल्स फॉर सोविंग। अब देखो सोविंग में हम क्या क्या टूल्स यूज करते हैं। एक होता है हमारा ट्रेडिशनल टूल। इस ट्रेडिशनल टूल में क्या करते हैं, आपको यहाँ पे बुल्स दिख रहे होंगे, इनके पीछे एक ऐसा ड्रिल वो ट्रेडिशनल टूल होता है, जिसमें क्या करते हैं, वो कैसा होता है बेटा, एक फनल लाइक होता है, इस तरह से फनल लाइक होता है। अब देखो फनल लाइक अगर ये स्ट्रक्चर है, इसमें हम सीड्स को डाल भी देते हैं, तो ये कितने ही एरिया में और कितना टाइम ज़्यादा लेके क्या ही सीड्स डाल पाएगा, बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा, और सीड्स पुट होंगे हमारे बहुत ही कम। तो ये माना जाता है ट्रेडिशनल टूल, जिसको अब कोई यूज़ नहीं करता है। एक नेक्स्ट आता है हमारा सीड ड्रिल। ये सीड ड्रिल जो है ये ट्रैक्टर से चलाया जाता है। ये जो मशीन होती है बेटा, इसमें यहाँ पे सीड्स डाल दिए जाते हैं। अब ये सीड्स क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे बहुत सारे इस तरह से ये ड्रिल्स बनी हुई होती है। इन ड्रिल से ये प्रॉपर स्पेस में होती है, तो इन ड्रिल से क्या होगा, सीड्स ऐसे प्रॉपर क्या होगा, स्पेस में जाके पुट हो जाएगा, ठीक है। और ये नीचे से थोड़ा शार्प होते हैं, तो उससे क्या होगा, ये प्रॉपर डेप्थ में भी जा पाएंगे। तो हम क्या यूज करते हैं, सीड ड्रिल, ठीक है। हम कौन सा यूज करते हैं अभी, सीड ड्रिल। और एक नेक्स्ट देखिए, पुराने टाइम पे क्या करते थे, जो फार्मर्स होते थे वो एक झोला लटकाया कंधे पे, उसमें बहुत सारे सीड्स भरे और रैंडमली ऐसे मुट्ठी भर के सीड्स निकाले और उसको क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया, यही होता था। बट वो क्या है, वो पुराने टाइम पे चलता था जब हमारे पास कोई इतनी मशीन्स नहीं थी, इतना मशीनरी डेवलप नहीं हुआ था।
तो वो यही करते थे कि रैंडमली सीड्स लिए मुट्ठी में और स्प्रेड कर दिए, तो उससे उनको एक तरीके से देखो हमारा सीड्स भी वेस्ट जाता था, क्योंकि वो ऊपर ही रह जाता था सॉइल के ऊपर, ना प्रॉपर डेप्थ में जा पाता था, या फिर उसका जो प्रॉपर स्पेसिंग है वो उसको नहीं मिल पाती थी। बहुत सारे सीड्स एक ही जगह डल गए तो उसमें क्या होता, न्यूट्रिएंट्स के लिए जो सीड्स है उसमें लड़ाई होगी, कंपटीशन चलेगा, मुझे चाहिए, और किसी भी सीड्स को अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो उनकी प्रॉपर ग्रोथ्स भी नहीं होती थी। सो ये जो बाई हैंड होता था इसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। क्या बोलते हैं? ब्रॉडकास्टिंग, जो कि ये हमारे लिए यूजफुल नहीं था। क्यों नहीं था? इसमें हमारे जो सीड्स हैं उनको स्प्रेड किया जाता था बाई हैंड, और इससे वो प्रॉपर स्पेसिंग पे पुट नहीं होते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है हमारा? ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? देखो आप लोगों ने वैसे सुना ही होगा, आजकल नर्सरी बहुत चलती है, तो नर्सरीज क्या होती है? जहाँ पर छोटे छोटे प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है, यही होती है। उन छोटे प्लांट्स को, उन स्मॉल प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है नर्सरीज में। ग्रो कराया जाता है उनको नर्सरीज में, ठीक है। और इन छोटे छोटे प्लांट्स को फिर यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाता है। सॉरी, ये तो मैंने क्या बना दिया, पूरा प्लांट ही बना दिया, ये थोड़ी होगा। यहाँ पे तो क्या होगा, एक छोटा सा प्लांट, ऐसा छोटू सा प्लांट। अब इसको क्या किया जाएगा बेटा? नर्सरी से इसका ट्रांसफर कर दिया जाता है कहाँ पे? मेन फील्ड में, जहाँ पे हमें क्रॉप प्रोडक्शन करवाना है। तो उस मेन फील्ड में नर्सरी से जो इन छोटे छोटे प्लांट्स का जो ट्रांसफर हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसप्लांटेशन। और यही आपने पेडी में देखा हुआ होगा कि पेडी में हम क्या करते हैं? सीड सो ना करके हम पहले क्या करते हैं? उनको छोटे छोटे प्लांट्स को ग्रो कराते हैं, यानी कि उसमें कौन सी प्रोसेस यूज होती है? ट्रांसप्लांटेशन। आई होप आपको सॉविंग वाला प्रोसेस जो भी है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? हमने सीड्स को ग्रो करा दिया, पहले सॉइल को प्रिपेयर कर लिया। अब सीड ग्रो होने के लिए हमें उन्हें न्यूट्रिएंट्स भी देना होगा, क्योंकि देखते ही हो ना आप लोग, हमें भी अगर हमारी प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, हमें एनर्जी फुल बना रहना है, तो हमें क्या करना होता है? न्यूट्रिशन चाहिए भाई, न्यूट्रिशन चाहिए। तो हमारे प्लांट्स को भी ग्रो करके हमें सीड प्रोवाइड कराने के लिए उन्हें भी क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स। तो हम न्यूट्रिएंट्स कैसे देते हैं उन्हें? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के बेस पे हम उन्हें क्या देते हैं बेटा? न्यूट्रिएंट्स देते हैं। सो फर्स्टली हम यहाँ पे क्या बात करेंगे? मैन्योर की। देखो मैन्योर क्या होता है? आप अगर विलेज से रिलेट करते हो तो आपने गांव में देखा होगा कि हमारा जो काऊ डंग होते हैं घर पे, वहाँ पे फार्मर्स क्या करते हैं? बफेलोस, काऊ वगैरह को पालते हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो उसमें क्या करते हैं? जो काऊ डंग, बफेलो डंग जो भी हमारा निकलता है, उसको एक जगह पे पर्टिकुलर उसको क्या कर लेते हैं? वो कलेक्ट कर लेते हैं, और फिर उसको क्या करते हैं? उस कलेक्ट हुए मटेरियल को, उस काऊ डंग, बफेलो डंग को वो हमारे फील्ड में स्प्रेड कर देते हैं। तो वो क्या है? मैन्योर है। वो किससे बना है? हमारे होममेड बना है, या हमारे घर के ही कुछ नेचुरल चीजों से वो बना है। तो यानी कि मैन्योर क्या होता है? हमारा होममेड, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं? फील्ड मेड। कहाँ बनाया गया? हमारे घर में या खेतों में। और क्या यूज हुआ इसके लिए? काऊ डंग, ठीक है, काऊ डंग, बफेलो डंग, जो भी। अब यहाँ पे एक और चीज बात आती है कि मैन्योर हमारा और किससे बन सकता है? तो बेटा ये हमारा जो ग्रीन प्लांट्स के वेस्टेज होते हैं, ग्रीन प्लांट्स के वेस्टेज जो होते हैं, उनको भी हम मैन्योर के फॉर्म में यूज़ करते हैं। मान लो मेरे खेत में बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स हैं, मैंने क्या किया? उनको वहीं से काट के वहीं पे छोड़ दिया। धीरे धीरे वो प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उनके जो न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ मिल जाएंगे? हमारी सोइल में। तो वो भी क्या हो गया? हमारा एक तरीके से मैन्योर। नेक्स्ट हम बात करें तो एक होता है बेटा हमारे पास वर्मी कंपोस्ट। अब इस वर्मी कंपोस्ट में क्या यूज किए जाते हैं? वर्मी कंपोस्ट में हमारे पास एक फ्रेंडली माइक्रोब्स है, माइक्रोब्स। ये यूज होता है जिसका नाम है हमारा अर्थवॉर्म।
अर्थवर्म को हम क्या बोलते हैं? फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं। और फार्मर्स फ्रेंड क्यों बोलेंगे? वो इसी बेसिस पे बोल रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, हमें मैन्योर प्रोवाइड करा रहा है, और फार्मर्स के लिए तो क्रॉप ही सबसे ज़्यादा असेंशियल होती है, इम्पोर्टेंट होती है ना। तो देखो ये अर्थवर्म क्या करता है, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए होता है हमारा किचन वेस्ट। किचन वेस्ट जो भी निकलता है ना, इस किचन वेस्ट में इसको जब डाल देते हैं तो अर्थवर्म इस किचन वेस्ट को क्या करते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, और उसमें डिग्रेड होने के बाद उसमें मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? मैन्योर में। यानी कि ये जो मैन्योर वाला प्रोसेस है, ये हमारा न्यूट्रिएंट्स भी है इसके पास, और ये कहाँ बना हुआ है? हमारे घर पे। नेक्स्ट हम बात करें कि हमारे पास सेकेंड टाइप क्या हो गया? फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट हो गया हमारे पास फर्टिलाइजर्स। देखो ये जो फर्टिलाइजर्स है, ये बेटा बने हुए होते हैं फैक्ट्रीज में। कहाँ मेड किए होते हैं ये? फैक्ट्रीज में। फैक्ट्रीज में, ठीक है। अब देखो फैक्ट्रीज में अगर कोई भी चीज बनेगी तो वो कैसी होगी? केमिकल वाली होगी। यानी कि इसमें क्या यूज होते हैं? केमिकल्स। क्या यूज होते हैं? केमिकल, ठीक है। इसमें कहीं से कहीं तक आपको कोई केमिकल यूज नहीं हुआ है। फर्टिलाइजर्स में क्या यूज हुआ है? हमारे केमिकल्स यूज हुए हैं। तो देखो दोनों में डिफरेंस समझ में आ ही रहा होगा कि जहां पे केमिकल यूज होंगे वो तो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने वाली है हमारी सॉइल को, है कि नहीं? सही है, ठीक है। सो हमने बोल दिया कि फर्टिलाइजर्स हो गए केमिकल वाले होंगे, बट इसकी एक खासियत है, हम यूज क्यों करते हैं? ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होता है। न्यूट्रिएंट्स स्पेसिफिक होता है। न्यूट्रिएंट्स स्पेसिफिक मीन्स यानी कि इसके पास जो न्यूट्रिएंट हमारे प्लांट को चाहिए, हम वो वाला फर्टिलाइजर लाए और हमारे प्लांट्स को दे दे तो वो न्यूट्रिएंट्स की जो कमी है वो फुलफिल हो जाती है। बट हमारे मैन्योर में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं होता है। इसके पास ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट उसका जो कंपोजिशन है वो कोई फिक्स नहीं होता है। और जो हमारे फर्टिलाइजर्स है इनका कंपोजिशन फिक्स होता है, ठीक है। और न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लेती हूँ मैं NPK, जो कि हमारे फार्मर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। N मीन्स नाइट्रोजन, P मीन्स फॉस्फोरस, P मीन्स फॉस्फोरस, एंड K मीन्स होता है बेटा हमारा पोटेशियम। हमारी सॉइल के पास भी सभी न्यूट्रिएंट्स है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम सब होते हैं, बट बार बार क्रॉप प्रोडक्शन करा करा के क्या हो गया, उनके न्यूट्रिएंट्स में कमी आ जाती है। सो हम कुछ न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक यानी कि फर्टिलाइजर्स का उसमें यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा NPK। अब यहाँ पे एक चीज देखिए बेटा, जो हमारे मैन्योर होते हैं ये होममेड है, और होममेड चीजें नुकसान नहीं पहुंचाती है, यानी कि हमारी सॉइल को पॉल्यूट नहीं करेगी, ठीक है। और भी क्या होता है, हमारे मैन्योर हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। क्या होता है इसमें, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। बट फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ये सॉइल को कैसा बना देते हैं, पॉल्यूटेंट कर देते हैं, और ये पॉल्यूटेंट की वजह से इसकी जो फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है। इसीलिए बोला जाता है कि हमें फर्टिलाइजर्स का यूज कम से भी कम करना चाहिए, ठीक है। आपको समझ में आया होगा मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस। एंड इसके अलावा भी देखिए कि जो हमारे मैन्योर होते हैं ये डिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि इजीली डिवाइड हो जाते हैं, टूट जाते हैं। बट जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये नॉन डिग्रेडेबल होते हैं। मैन्योर कैसे होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, फर्टिलाइजर्स नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता है। और जब इनका इजीली ब्रेक डाउन नहीं होगा तो ये धीरे धीरे सॉइल में ही मिक्स होते रहेंगे और सॉइल की फर्टिलिटी को कम करते रहेंगे, उसका जो पॉल्यूशन है उसको बढ़ाते रहेंगे। सो हम यहाँ पे मैन्योर का यूज हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, हम डिफरेंस देखते हैं मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स में। देखो फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। फर्टिलाइजर देखिए, फर्स्टली फर्टिलाइजर्स इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ये
बनाता तो मैन ही है ना, हम बोले कि मैन्योर ही मैन मेड है ना, फैक्ट्रीज में भी कौन काम कर रहे हैं, इंसान ही काम कर रहे हैं। ये मैन मेड तो होते हैं बट कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यूज। ये भी मैंने आपको बताया था कि मैन्योर बनाने के लिए हम काउ डंग, बफेलो डंग जो भी यूज करते हैं यानी कि केटल डंग्स का यूज करते हैं, एंड प्लांट रेसिड्यूज जो प्लांट्स हमारे एक्स्ट्रा हैं, जैसे कि हमने बात करी थी कि ग्रीन प्लांट्स है उनका भी हम मैन्योर में यूज करते हैं। तो वो बची हुई चीजें हैं उनसे हम क्या बना देते हैं, मैन्योर। फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। और मैन्योर कहाँ बनाए जा सकते हैं, फील्ड में। फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ह्यूमस। फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू दी सॉइल। ये हमारी सॉइल को कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं कराते हैं। ह्यूमस क्या है, हमारी सॉइल जो है ना उसकी ब्लैक कलर की जो सॉइल होती है जिसका टेक्सचर बहुत अच्छा होता है, तो वो जो है फर्टिलाइजर्स उसको प्रोवाइड नहीं कराएंगे। बट जो मैन्योर होते हैं, मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू दी सॉइल। ये हमारी सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड कराते हैं और उसके टेक्सचर को भी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। वही NPK, ये कैसे होते हैं, न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। और जो मैन्योर है वो कैसे होते हैं बेटा, हमारे लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। इसमें ऑल टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स तो प्रेजेंट होते हैं बट कम कंपोजिशन होता है। कोई पर्टिकुलर कंपोजिशन यहाँ पे हमारे पास नहीं है कि अगर भाई इस वाले न्यूट्रिएंट्स का कंपोजिशन 70% है, इसका 20% है, ऐसा कुछ नहीं होता है। न्यूट्रिएंट सब होते हैं बट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक मैन्योर हमारे नहीं होते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स का हमारे क्रॉप्स में यूज करते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था कि जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक। और मैन्योर क्या होते हैं भाई, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया था आपको क्या, कि फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को डिक्रीज करते हैं, जबकि मैन्योर क्या करते हैं, फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं कि फर्टिलाइजर्स हमारी सॉइल को पॉल्यूट करते हैं, मैन्योर क्या होते हैं, कोई पॉल्यूट नहीं करते हैं, ठीक है। और देखो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ना वो हमारे जो फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं यानी कि अर्थवॉर्म्स, उनको भी क्या हार्मफुल होते हैं, उनके लिए भी, उनको सर्वाइव करने में भी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, ठीक है बच्चों। सो आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या क्या कर लिया, कौन कौन सी प्रोसेस अभी तक कंप्लीट कर ली। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर लिया, सीड शोविंग करा दी, और उसके बाद हमने क्या देख लिया, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स हमने देख लिया है। सो बच्चों आई होप आपको ये आज का सेशन समझ में आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए बने रहना है अगर आपको हमारे साथ, तो जाइए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक कीजिए और आ जाइए हमारे साथ हमारे प्लेटफॉर्म पे। ओके बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।